हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं मिनी टेस्ट संख्या 10, जो कि होगा यूपी पीसीएस के लिए। बहुत ही नज़दीक एग्जाम आ चुका है। कुछ पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सूची 1 और 2 आपको सुमेलित करना है, जो आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, इस सूची को आपको सुमेलित करना है और बताना है कौन किससे जो है संबंधित है। तो ये जो भी कंट्रीज बाहर से आई थी उनका उपनिवेश कहाँ कहाँ है, उससे आपको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, देखिए जो पांडिचेरी के लोग, पांडिचेरी में जो है फ्रेंच का उपनिवेश था, यानी कि फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। और गोवा में जो है पुर्तगीज का, ठीक है, पुर्तगीज का उपनिवेश था। पुर्तगीज ऐसे थे जो सबसे पहले आए थे, सबसे पहले इंडिया में आए थे और सबसे बाद में गए। ठीक है, सबसे बाद में ये लोग गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पुर्तगीज। अच्छा, ट्रांकेबर में कौन रहते थे? तो रहते थे डेनिस, यानी कि डेन। और संद्रास में रहते थे डच। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ए का 2 हो गया, तो यहीं से मिल जा रहा है। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। आशा है समझ में आ रहा होगा। ये उपनिवेश जो है जहाँ पे ये लोग आए थे, विदेशी वहाँ रहते थे, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश की जनजातियों और उनके जिलों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है। कौन सा सुमेलित आपको नहीं है ये बताना है। देखिए, पहरिया जो है सोनभद्र में रहती है। ठीक है, जनजातियों को जो है क्या करना है, जिलों से जोड़ना है। जो पहरिया जनजाति है सोनभद्र में रहती है, सहरिया जनजाति जो है ललितपुर में रहती है। दोनों क्या है, सही है। अगरिया जनजाति जो है ये देवरिया में नहीं रहती है। ये कहाँ रहती है, ये गलत हो जाएगा। ये रहती है आपकी सोनभद्र में। कहाँ रहती है, सोनभद्र में रहती है। अच्छा, चीनी जनजाति कहाँ रहती है, ये वाराणसी में रहती है और सोनभद्र दोनों में रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया आपका। बाकी तीनों सही है, लेकिन अब क्या करना है, इनको पॉइंट बना के कहीं लिख लेना है और याद कर लेना है चारों को, क्योंकि जो है जनजातियां कहीं जब जरूर पूछी जाती हैं किसी ना किसी रूप में। तो पलहिया जनजाति जो है सोनभद्र में है, सहरिया जो है ललितपुर में है, अगरिया भी सोनभद्र में है, और चेर क्या है, चेरो क्या है, ये वाराणसी और सोनभद्र दोनों में है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में नहीं जाना जाता है? मेगा डाइवर्स का मतलब समझने का कोशिश करिए। यहाँ पे मेगा डाइवर्स का क्या संबंध है। मेगा डाइवर्स का मतलब है कि जैव विविधता, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जैव विविधताएं हैं, ठीक है, उसको किस में रखा गया है, उसको रखा गया है मेगा डाइवर्स में। लगभग 17 देशों को मेगा डाइवर्स यानी कि जैव विविधता वाले श्रेणी में रखा गया है। उसमें से देखिए, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, पेरू है, लेकिन नहीं की बात हो रही है, नेपाल नहीं है, तो ये उत्तर हो जाएगा। नेपाल जो है मेगा डाइवर्स में नहीं है, यानी कि यहाँ पे मुख्य रूप से ज़्यादा जैव विविधता नहीं पाई जाती है। तो इसका उत्तर उस लिस्ट में जो 17 के देशों का लिस्ट है उसमें नेपाल नहीं है, तो नेपाल उसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट है। ठीक है, तो देखिए जो मुख्य रूप से जैव विविधताएं पाई जाती हैं, सॉरी हाँ, जैव विविधताएं पाई जाती हैं, उसमें कौन सा हॉट स्पॉट मुख्य रूप से मौजूद है, उसको ऑप्शन आपको चूज करना है। पूर्वी हिमालय एवं विंध्य श्रेणी, पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट, कच्छ का रण और शांत घाटी, लक्षद्वीप और पश्चिमी हिमालय। तो उसका उत्तर देखिए हो जाएगा बी, यानी कि पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जो है यहाँ पे ये इसको मुख्य रूप से ये हॉट स्पॉट घोषित किया गया है, यानी कि जैव विविधताओं के लिए तप्त स्थल हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन वर्ष 2011 में किया गया था। ठीक है,
आपको जो है सही असत्य कथन चुनना है, असत्य कथन, ध्यान रखिएगा, सत्य कथन नहीं चुनना है, असत्य कथन चुनना है, ठीक है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित हुआ था। देखिए, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित होता, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाला मामला है, ये 2011 में ना होगा, किसमें है, ये 2010 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, सॉरी 2010 में हुआ था ये, ठीक है, 2010 में। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है, तो गलत है तो गलत ही चुनना था, तो वन सही हो जाएगा, यानी कि केवल एक सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है, कि जो दिवस हैं उनसे मिलान करना है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब है, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब है, अंतर्राष्ट्रीय शौचालय दिवस कब है, ठीक है। तो ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको इसको बताना है, ठीक है। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है, जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है वो आपका है 21 मार्च को। कब है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, वो है 21 मार्च को। अच्छा, विश्व गौरैया दिवस कब है, विश्व गौरैया दिवस है 20 मार्च को। विश्व जल दिवस कब है, वो है 22 मार्च को। और विश्व शौचालय दिवस कब है, वो है 19 नवंबर को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, लिख लीजिए और इसको बार बार रिवाइज करिए, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय, ए ऑप्शन का ए का क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, और सी का क्या हो जाएगा, 4। सी का हो जाएगा 4, यानी कि बी ऑप्शन का सही हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को, विश्व शौचालय दिवस 22 मार्च को, और विश्व जल दिवस, 1 मिनट, थोड़ा सा आपको चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। ये नीचे वाले 2 ऑप्शन में थोड़ा सा गलत लगा दिए थे। तो देखिए, विश्व शौचालय दिवस है वो होगा आपका 19 नवंबर को, और विश्व जल दिवस जो होगा वो 22 मार्च को होगा। प्लीज चेंज कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। अभी हमने चेंज कर दिया इसको, तो अब वो चेंज कर दीजिएगा, तो इसके हिसाब से आपका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, बी नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करना था नीचे वाले 2 ऑप्शन, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। इसको आप जो है बिल्कुल करेक्ट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं आपको, ठीक है। बताना है आपको कि अगला प्रश्न का जो है सम्मिलित करना है। देखिए, ऐसे प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में आते हैं और आते रहेंगे, क्योंकि यही सब जो है आपको एग्जाम को क्या करते हैं, अन्य एग्जामों से क्या करते हैं, बिल्कुल अलग करते हैं, ठीक है। देखिए, जो भोज आर्द्र भूमि है वो है आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। रुद्र सागर झील जो है वो कहाँ पे है, वो आपका त्रिपुरा में है, ठीक है। अच्छा, आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है, ये उत्तराखंड है में है। और पोंग डैम झील जो है वो आपके हिमाचल में है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, बाकी सी का 3 और ए का 4 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, भोज आर्द्र भूमि जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। रुद्र सागर झील जो है त्रिपुरा में है। आसन कंजर्वेशन झील जो है वो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। और पोंग डैम झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं आपके, ठीक है। अब देखिए, जो सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उससे संबंधित जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो सूची है, उसको आपको बताना है, ठीक है। देखिए, जो SDG 1 है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है, उसमें क्या आया था, उसमें आया था नो पॉवर्टी कंसेप्ट आया था, यानी कि निर्धनता नहीं रहेगी, ठीक है। उसमें ये गोल डिसाइड किया गया था। SDG 3 में क्या था, उसमें था स्वास्थ्य के बारे में बात किया गया था, स्वास्थ्य के बारे में और कल्याण के बारे में। तो अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा कल्याण, ठीक है, तो उसका जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। SDG 4 में क्या है, गुणवत्ता वाली शिक्षा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। और SDG 6 में क्या है, स्वच्छ जल और स्वच्छता, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी आपको याद करना है। जो देखिए, जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहाँ से हमने प्रश्न को उठाया है, और ये जो प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। SDG 1 में निर्धनता नहीं है, SDG 3 में अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण, SDG 4 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और SDG 6 में स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, ठीक है। तो इसका उसके हिसाब से 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2, बी का 1, और सी का 3, और डी का 4, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन।
सी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, एशियाई खेलों से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। एशियाई खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। यह एशियाई खेलों का 19वां संस्करण था, ठीक है। देखिए यह एशियाई खेलों का 19वां संस्करण था, ये बिल्कुल सही क्या है, सही स्टेटमेंट है, ठीक है, सही स्टेटमेंट है, ठीक है। एशियाई खेलों का क्या था, राइट स्टेटमेंट है ये। भारतीय एशियाई खेलों में 107 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरे स्थान पर थी, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। देखिए तीसरे स्थान पर भारत नहीं था, चौथे स्थान पर था। 107 पदक तो जीता था, लेकिन किस स्थान पर था वो चौथे स्थान पर था। इंडिया किस स्थान पर था, चौथे स्थान पर इंडिया था, ठीक है, चौथे स्थान पर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चौथे स्थान पर था, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले स्थान पे कौन था, देखिए पहले स्थान पे जो था 383 पदक जीता था चीन, ठीक है, 383 पदक कौन जीता था, चीन जीता था, तो पहले स्थान पे था। उसके बाद दूसरे स्थान पे था जापान, तीसरे स्थान पे कौन था, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया जो है तीसरे स्थान पे था। फिर चौथे स्थान पे कौन था, भारत। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। चौथे स्थान पे था इंडिया, तीसरे स्थान पे नहीं था, तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक सही है, ये ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। मानव सदृश लघुत्तम कपि है, लघुत्तम कपि यानी कि छोटा कपि की बात हो रही है। देखिए गिबन, चिंपैंजी, ओरेंगुटान, गोरिल्ला, तो उत्तर हो जाएगा ए। गिबन जो है छोटा कपि है, लेकिन चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरेंगुटान और मानव ये सब क्या है, ये सब बड़े कपि हैं, ठीक है। ये सब क्या है, महाकपि में आते हैं। ये सब जो दिख रहे हैं आपके सामने, ये जो है ये महाकपि है, महाकपि, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। सूची को सुमिलित करना है आपको, सही सुमिलित करना है सूची को, ठीक है। देखिए जो विटामिन होते हैं, विटामिन में क्या मिलता है, विटामिन किससे बना होता है, तो बना होता है कैरोटीन से। किससे बना होता है, कैरोटीन से। एंजाइम किससे बना होता है, तो एंजाइम बना होता है आपका पेप्सिन से, ठीक है, एंजाइम बना होता है पेप्सिन से। हार्मोन किससे बना होता है, तो हार्मोन बना होते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन में हार्मोन आते हैं, प्रोजेस्टेरॉन आते हैं। प्रोटीन किससे बना होता है, प्रोटीन बना होता है केराटिन से। देखिए आपके सामने क्या है, देखिए ये ध्यान में देने वाला था कि कैरोटीन और केराटिन दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो प्रोटीन वाला मैटर जो है केराटिन से बना होता है और विटामिन कैरोटीन से बना होता है, ये इतना आपको याद रखना है और थोड़ा सा ध्यान देना है, एक ही चीज नहीं समझना है दोनों को, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए का 2 है, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, तो उसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश अफीम शीर्ष उत्पादक देश बन गया है, ठीक है। तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने यानी कि UNODC जो रिपोर्ट जारी करता है, साउथ ईस्ट एशिया ओपीएम सर्वे 2023 जो जारी किया है, उस रिपोर्ट के अनुसार देखिए इससे पहले तो अफगानिस्तान फेमस था अफीम के मामले में, लेकिन इसको पीछे छोड़ दिया किसने, म्यांमार ने। फिलहाल जो है म्यांमार क्या है, नंबर 1 पे हो गया है किसके उत्पादन में, अफीम के उत्पादन में म्यांमार जो है नंबर 1 पे हो गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ये 2023 का रिपोर्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको बताना है, सही सुमेलित करना है, ठीक है, इसमें आपको सही सुमेलित करना है, ये बताना है कि कौन जो है किससे संबंधित है, ठीक है। देखिए कौन सा सही युग में सही सुमेलित है ये बताना है, ठीक है। देखिए जो संविधान का दूसरा भाग है वो नागरिकता से संबंधित है। संविधान का दूसरा भाग क्या है, नागरिकता से संबंधित है, तो यहाँ पे आ जाएगा। संविधान का तीसरा भाग जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है। अच्छा संविधान का जो चौथा भाग है, ठीक है,
वो है नीति निर्देशक तत्व से। तो पांचवा ना होगा किससे, कौन सा भाग है, पांचवा ना होगा कौन सा भाग है वो, चौथा है भाग, जो क्या है, नीति निर्देशक से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा भाग होगा, तब जाके जो है नीति निर्देशक से संबंधित होगा, तब जाके ये सही होगा। अच्छा, संविधान का चौथा क जो है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ये बिल्कुल क्या है, ये सही है। तो ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको भी आपको क्या करना है, सूची को सम्मिलित करना है आपको। ठीक है, अब देखिए आपके सामने सूची दी हुई है, उसमें संस्थान है और उससे संबंधित क्या है, यहाँ पे अनुच्छेद आपके दिए हुए हैं। देखिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार जो है उससे का संबंध जो है अनुच्छेद 100 उसका संबंध जो है किससे है, अनुच्छेद 148 से है। ठीक है, अनुच्छेद 148 से है, किसका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद का जो है अनुच्छेद है 263, अंतरराज्य परिषद का 263 है। प्रशासनिक प्राधिकरण का संबंध किससे है, वो है 223 ए से। और संघ लोक सेवा आयोग का जो संबंध है वो है आपका अनुच्छेद 315 से। ठीक है, तो ये चीज आपको देखना है यहाँ पे। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ए का 3 है और बी का 2 है। ए का 3, बी का 2, तो पहला ऑप्शन मिल गया। और सी का 4, ठीक है, और डी का 1। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये प्रश्न जो है बार बार आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, अगला प्रश्न थोड़ा सा स्क्रीन पर आकर लेते हैं। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है, ठीक है, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। ठीक है, कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। देखिए, संप्रभुता, लोकतांत्रात्मकता, संघीय एवं पंथ निरपेक्ष। देखिए सब है लेकिन संघीय जो है नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए जो भारतीय प्रस्तावना है उसमें जो है संपूर्ण प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व है। ठीक है, ये सब है, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन सबसे बोल दे रहा हूँ फिर से। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व जो है किसमें है, आपके प्रस्तावना में दिया हुआ है। लेकिन जो संघ शब्द है, संघ जो शब्द है यानी कि संघीय शब्द है, वह आपके अनुच्छेद 1 में वर्णित है, यानी कि आर्टिकल 1 में वर्णित है, न कि प्रस्तावना में वर्णित है। ठीक है, संघ शब्द, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसको बताना है आपको। ठीक है, इसको बताना है, इसको क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। ठीक है, कि कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, इसे आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करनी है। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है ट्राइफेड 1987 से संबंधित है। एक मार्ग संबंधी एक जो है 1937 में आया था। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है 1986 में न आकर कब आया था, ये 1988 में, ठीक है, जयपुर में स्थापित किया गया था। कहाँ पे स्थापित किया गया था, जयपुर में स्थापित किया गया था। तो अब बाकी मालूम है कि ये भी होगा, खाद्य मिलावट निरोधक कानून जो है भी 1954 में आया था। तो ये दो तो इंपॉर्टेंट है, बी और सी, बी और डी और सी भी, तीनों को आपको बिल्कुल याद रखना है। एक मार्ग संबंधी एक्ट 1937 में, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान 1988 में आया था, खाद्य मिलावट निरोधक कानून जो है 1954 में आया था, ये ध्यान रखना है। और देखिए जो जैव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा होता है, तो जैव भार का पिरामिड जो है किस पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा होता है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, या ए और बी दोनों में, या बायोनोमिक्स में। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है, बाकी में क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है। पिछौला झील, ठीक है, पिछौला झील किस राज्य से संबंधित है, जो पिछौला झील है वह किस राज्य से संबंधित है,
तो देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये दिया है ऑप्शन में, उत्तर जाएगा सी, यानी कि राजस्थान संबंधित है पिछौला झील। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन था? भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन था? केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। अब इसमें आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा, ये मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित है। ठीक है, नहीं है कि बात हो रही है हमारी सामासिक संस्कृति एवं की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसके परीक्षण करना, ये भी है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, ये भी कर्तव्य में है। ग्राम पंचायतों का गठन में सहायता करना, ये आपके मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। ये किसमें है भाई? ये आपका उत्तर भी हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा था। ये है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में वर्णित है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। आगे बढ़ते हैं। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? प्रोटॉन सेम है लेकिन न्यूट्रॉन क्या है? अलग अलग है, उनको क्या कहते हैं? ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? तो उन न्यूक्लियस में रहते हैं, पी और एन न्यूक्लियस में होते हैं। बाकी जो है सेल्स में घूमते हैं वो क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो सेल्स में घूमते रहते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन की सेम संख्या है, उसे 2 एटम है, और न्यूट्रॉन अलग अलग है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आइसोटोप, यानी कि समस्थानिक। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से, या ओजोन क्षरण से। तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था वो हुआ था जलवायु परिवर्तन को लेकर। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से है। आगे बढ़ते हैं। एजेंडा 21 से संबंधित प्रश्न आया है आपके सामने, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसको देख लेते हैं। देखिए एजेंडा 21 एक सही परिभाषा बताना है आपको। यह मानव अधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के कार्य की योजना है। ठीक है, यह मानवाधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की कार्य योजना है। ये सही नहीं है। यह नाभिकीय निशस्त्रीकरण पर 21 अध्यायों की पुस्तक है। ठीक है, यह 21वीं सदी में सतत विकास और विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य योजना है। तो ये सही है आपका। ठीक है, यही सही है, सी ऑप्शन सही है। यह 21वीं सदी में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या है? कार्य योजना है। क्या है? एक कार्य योजना है। ठीक है, तो ये संबंध आपको बस याद रखना कि 21वीं सदी में जो सतत विकास है और विश्व पर्यावरण संरक्षण यानी कि पर्यावरण पे काम किया गया है, उसका संबंध एजेंडा 21 से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको सूची को क्या करना है? सुमिलित करना है आपको। ठीक है, तो इसको आप लोग बताइए कैसे सुमिलित होगा ये। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है आपके ऑप्शन में दिया हुआ है और आपको क्या करना है? सुमिलित करना है। तो सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु, जो सुदूरस्थ यानी कि सबसे उत्तरी बिंदु है इंडिया का, वो कौन है? वो है इंदिरा कोल। ठीक है, वो है इंदिरा कोल। सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु जो सबसे पश्चिम में है वो है गुहार मोती। गुहार मोती कहाँ पे है? ये गुहार मोती है आपकी गुजरात में। अच्छा, इंदिरा कोल कहाँ पे है? इंदिरा कोल है आपके लद्दाख में। ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल और सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती। सूरज दक्षिणी बिंदु कौन है? सबसे दक्षिणी बिंदु है वो तो है, सबको पता होगा, वो है आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, और सूरज पूर्वी बिंदु है वो है किबिथु। कहाँ है? किबिथु। वो कहाँ पे है? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश ए आर लिख देते हैं, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, नहीं तो बहुत लोग आंध्र प्रदेश पढ़ लेंगे, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये आपको याद रखना था, 1 का 3 हो जाएगा सूरज उत्तरी बिंदु, 1 का 3,
और सूरज से पश्चिमी बिंदु गुहार मोती बी का 1, तो उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हमारा सेशन क्या हो गया, समाप्त हो गया। चैनल क्या कर दीजिए आप लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।